प्लांट एनाटॉमी का नेक्स्ट लेक्चर है शूट एपिकल मेरिस्टेम, या इसको हिंदी में बोलते हैं प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक। तो सबसे पहले हम लोग प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम जो है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में या उसकी संरचना के बारे में, या हम कह सकते हैं उसके ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट्स ने, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग थ्योरीज या हम कह सकते हैं वाद जो हैं वो प्रस्तुत किए हैं, है ना। तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी थ्योरीज हैं ये, जैसे सबसे पहली है शीर्षस्थ कोशिकावाद, या इसको बोल देते हैं एपिकल सेल थ्योरी। दूसरी है हिस्टोजनवाद, या इसको हिस्टोजन थ्योरी भी बोल देते हैं। तीसरी है ट्यूनिका कॉर्पस वाद, या ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी बोल देते हैं। मेंटल एंड कोर वाद, या इसको मेंटल एंड कोर थ्योरी भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोजेनिक परतवाद, या इसको हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी भी बोल देते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंच स्कूल वाद, या इसको फ्रेंच स्कूल कंसेप्ट भी बोल देते हैं। और नेक्स्ट लास्ट है न्यूमैन का वाद या न्यूमैन्स कंसेप्ट। तो ये टोटल 7 थ्योरीज हैं, 7 थ्योरीज हैं या वाद हैं, जिनके द्वारा हम जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है या प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक है उसके ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के बारे में बता सकते हैं। तो इसको हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शीर्षस्थ कोशिकावाद या एपिकल सेल थ्योरी। तो ये किसके द्वारा दी गई थी? ये दी गई थी नेगली के द्वारा 1845 में, 1845 में ये वाद या थ्योरी जो थी वो दी गई थी। ये जो वाद है या थ्योरी है ये क्या कहती है? इसके अनुसार जो प्ररोह के ऊपर शीर्षस्थ विभज्योतक होता है, यानी कि जो शूट है ना, जैसे ये मान लीजिए शूट है, शूट के ऊपर जो शीर्षस्थ विभज्योतक होगा यानी कि जो एपिकल मेरिस्टेम होगा, वो कहता है कि केवल एक कोशिका का बना होता है, केवल एक सिंगल सेल का बना हुआ होता है। ठीक है, तो इसीलिए इस थ्योरी का जो नाम है वो क्या पड़ गया? एपिकल सेल थ्योरी। और वो कहता है कि ये जो कोशिका या सेल होती है ये कैसी होती है? अभी इसकी शेप क्या होती है? चतुष्फल की है, या इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अभी? टेट्राहेड्रल शेप्ड। तो ये सेल या कोशिका टेट्राहेड्रल शेप्ड या चतुष्फल की होती है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सैम। सैम का मतलब क्या है अभी? शूट एपिकल मेरिस्टेम है। तो इस शूट एपिकल मेरिस्टेम में इस प्रकार से ये एपिकल सेल है ना, ये शीर्षस्थ कोशिका है या शीर्ष कोशिका है। इसके अंदर आपको 2 सरफेसेस दिख रही होंगी, है ना। देयर आर 2 सरफेसेस जहाँ से सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन होगा और जो एपिकल मेरिस्टेम है उसकी ग्रोथ होगी या वृद्धि होगी। लेकिन अगर हम इसको ऊपर से देखें, इस एपिकल सेल को ऊपर से देखें, तो हमें ये सेल इस प्रकार से दिखाई देगी। तो इस प्रकार से चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल शेप्ड इसकी आकृति है। और इसकी 3 कटिंग फेजेस हैं। ठीक है, एक तो ये कटिंग फेस होगी, एक ये कटिंग फेस होगी और ये कटिंग फेस होगी। इसका मतलब 3 अलग अलग साइड में ये क्या करती है? अभी सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन करती है, जिससे एपिकल मेरिस्टेम यानी शीर्षस्थ विभज्योतक की वृद्धि या ग्रोथ होती है। तो ये इसका अपर व्यू है। ठीक है, अब ये किस में पाया जाता है अभी? तो एग्जाम्पल की अगर अपने बात करें तो ऐसी जो एपिकल सेल है या शीर्षस्थ कोशिका जो है वो केवल और केवल टेरिडोफाइट्स में ही पाई जाती है। ठीक है, इसलिए हम लोग इस थ्योरी को टेरिडोफाइट्स पर ही लागू कर सकते हैं। अगर अपने ब्रायोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट्स में भी इसी प्रकार की जो एपिकल सेल है या शीर्षस्थ कोशिका है वो पाई जाती है। लेकिन हम लोग इस थ्योरी को या इस वाद को ब्रायोफाइट्स पर अप्लाई नहीं कर सकते या लागू नहीं कर सकते। ऐसा क्यों है भाई? क्योंकि ब्रायोफाइट्स में ट्रू मेरिस्टेम या हम कह सकते हैं मेरिस्टेम या विभज्योतक उपस्थित नहीं होता है। ठीक है, कैसे नहीं होता है अभी? क्योंकि जो विभज्योतक या मेरिस्टेम होता है, इस शब्द का जो प्रयोग है या इस वर्ड का जो यूज है वो केवल उन्हीं प्लांट्स के लिए किया जाता है जिनमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीव्स पाए जाते हैं, जिनके अंदर सत्य, जड़, तना और पत्ती पाए जाते हैं। जबकि ब्रायोफाइट्स के अंदर सत्य, जड़, तना और पत्ती नहीं पाए जाते हैं। इसलिए ब्रायोफाइट्स के लिए हम लोग विभज्योतक या मेरिस्टेम टर्म का यूज नहीं कर सकते। इसलिए ब्रायोफाइट्स के लिए हम लोग इस थ्योरी को या इस वाद को लागू नहीं कर सकते या अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद दूसरी थ्योरी या दूसरा वाद है हिस्टोजनवाद, या इसको हिस्टोजन थ्योरी भी बोल देते हैं। तो ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी? इसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अभी। तो ये 1868 में
1868 के अंदर हैंस्टीन के द्वारा दी गई थी। ठीक है, ये थ्योरी क्या कहती है अभी, इसके अनुसार जो शूट या प्ररोह होता है, ठीक है, उसके अंदर विभज्योतक या मेरिस्टेम जो है वो कहता है कि 3 परतों के अंदर विभेदित होता है, यानी कि 3 लेयर्स के अंदर डिफ्रेंशिएटेड होता है। और इन 3 लेयर्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, हिस्टोजन लेयर्स या हिस्टोजन परतें कह देते हैं। अब ये कहता है कि ये जो 3 परतें होती हैं या 3 लेयर्स होती हैं, इनका जो फ्यूचर है या फेट है, यानी भविष्य जो है इनका, वो पहले से ही डिसाइडेड होता है या निर्धारित होता है। इसका क्या मतलब है कि कौन सी परत या लेयर जो है वो कौन सा टिश्यू या उत्तक बनाएगी, ये पहले से ही निर्धारित या डिटरमाइंड होता है। ठीक है, कैसे डिटरमाइंड होता है ये हम लोग अभी देखेंगे। तो ये 3 परतें जो हैं इनको अलग अलग नाम दिए गए हैं इन लेयर्स को। तो ये कौन कौन सी लेयर्स हैं वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले जो है यहाँ पे लिखा हुआ है डर्मेटोजन, तो ये सबसे पहली लेयर होती है। इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, ये सबसे बाहर वाली जो लेयर है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, डर्मेटोजन। इसके अंदर जो सेल्स होती हैं या कोशिकाएं होती हैं वो केवल और केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन शो करती हैं, केवल अपनत्व विभाजन प्रदर्शित करती हैं। अपनत्व विभाजन का मतलब क्या है, अभी परत के अंदर कोशिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जाती है। इस प्रकार के जो विभाजन है या डिवीजन है वो क्या कहलाते हैं, एंटीक्लाइनल डिवीजन या अपनत्व विभाजन कहलाते हैं। तो ये है एंटीक्लाइनल डिवीजन्स। ठीक है, अब इसका भविष्य क्या है इस डर्मेटोजन का, तो ये आगे चलकर अधिचरम या एपिडर्मिस का निर्माण करती है। तो ये इसका फेट या फ्यूचर है। ठीक है, उसके बाद दूसरी लेयर या परत है पेरिब्लैम। तो पेरिब्लैम जो है वो इस डर्मेटोजन के ठीक नीचे की तरफ उपस्थित होती है। तो आप लोग देख सकते हो ये वाली जो सेकंड लेयर है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पेरिब्लैम। अब जो पेरिब्लैम है इसके अंदर जो सेल्स या कोशिकाएं होती हैं वो दोनों तरह से या 2 प्रकार से सेल डिवीजन कर सकती हैं। एक तो होता है एंटीक्लाइनल और दूसरा होता है पेरिक्लाइनल, यानी अपनत व परिणत विभाजन जो है वो शो करती हैं। ठीक है, एंटीक्लाइनल डिवीजन्स क्या होते हैं अभी, जब एक परत के अंदर विभाजन होने से कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है तो उसको बोल देते हैं अपनत्व विभाजन या एंटीक्लाइनल डिवीजन। और जब कोशिकाओं का विभाजन इस प्रकार से होता है कि परतों की संख्या बढ़ती है जबकि कोशिकाओं की संख्या उतनी ही रहती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेरिक्लाइनल डिवीजन या परिणत विभाजन। तो यहाँ पे देख सकते हो आप एंटीक्लाइनल डिवीजन्स भी हो रहे हैं और पेरिक्लाइनल डिवीजन्स भी हो रहे हैं। ठीक है, अब पेरिब्लैम जो है इसका आगे भविष्य क्या होता है या इसका फ्यूचर क्या होता है, तो ये आगे चलकर ग्राउंड टिश्यू का निर्माण करती है या इसको बोल देते हैं भ्रूण उत्तक का निर्माण करती है। ठीक है, इसके अंदर क्या कुछ आ जाता है अभी, इसके अंदर आ जाता है कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस वगैरह, है ना, ये सारे के सारे इसमें आ जाते हैं। उसके बाद तीसरी लेयर है प्लूरोम। तो प्लूरोम जो है वो सबसे अंदर की तरफ उपस्थित होती है। तो यहाँ पे देख सकते हो आप ये वाला जो भाग है इसका मेरिस्टेम का, ये क्या कहलाता है, प्लूरोम कहलाता है। प्लूरोम के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं या सेल्स होती हैं वो सभी तलों में विभाजन करती हैं, यानी कि ये जो है ऑल प्लेन्स के अंदर ये डिवाइड करेंगे। ये शो क्या क्या शो करेंगे, ये डिविजन्स इन ऑल प्लेन्स, सभी तलों में विभाजन शो करेंगी। ठीक है, और ये विभाजन जो है वो इस प्रकार से आप लोग शो कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से मास ऑफ सेल्स या कोशिकाओं का एक समूह जो है वो बनता है। अब इस प्लूरोम का भविष्य या फ्यूचर क्या होता है, अभी इस प्लूरोम से आगे चलकर रंभ उत्तक का निर्माण होता है, यानी कि स्टीलर टिश्यू का निर्माण होता है। तो स्टीलर टिश्यू के अंदर क्या कुछ आ जाता है अभी, पेरीसाइकिल आ जाता है ना, जाइलम आ जाता है, फ्लोएम आ जाता है। तो ये जितने भी वास्कुलर टिश्यूज होते हैं वो सारे के सारे इस रंभ उत्तक के अंदर यानी स्टीलर टिश्यू के अंदर आ जाते हैं। तो ये किससे बनता है अभी, प्लूरोम से बनता है, जो कि थर्ड लेयर है मेरिस्टेम की। ठीक है, अब एक साइंटिस्ट था अभी हॉफमिस्टर, इसका नाम आपको ध्यान में रखना है। हॉफमिस्टर ने जो डर्मेटोजन लेयर है उसका कोई और नाम दिया था, इसने डर्मेटोजन को कहा था प्रोटोडर्म। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि डर्मेटोजन को प्रोटोडर्म नाम किसने दिया था, हॉफमिस्टर ने दिया था। चलिए अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो ये जो थ्योरी है या ये जो वाद है वो केवल कुछ जिम्नोस्पर्म्स यानी कुछ अनावर्त बीजी और केवल कुछ अवर्त बीजी पौधों यानी कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स, है ना, सम जिम्नोस्पर्म्स एंड सम एंजियोस्पर्म्स प्लांट्स जो होते हैं उनके ऊपर ही लागू होता है। जो अधिकांश अनावर्त बीजी व आवर्त बीजी पौधे होते हैं यानी कि मोस्ट ऑफ द जो जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें या तो ये लेयर्स होती ही नहीं है ना, या तो ये परतें होती ही नहीं है,
पहली कंडीशन ये हो सकती है, या फिर दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, यदि ये परतें उपस्थित हों, है ना, यदि ये लेयर्स इन प्लांट्स के अंदर उपस्थित हों तो इनका जो फ्यूचर है या भविष्य है वो निर्धारित नहीं होता है, पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है, जो हैंस्टीन था उसने कौन से प्लांट की स्टडी की थी जिसके बाद उसने हिस्टोजन थ्योरी प्रस्तुत की, तो उसने केवल एक ही प्लांट की स्टडी की थी जिसका नाम था कैप्सेला। ठीक है, तो कैप्सेला में इन लेयर्स को या इन परतों को हैंस्टीन ने देखा था और ये जो थ्योरी है या ये जो वाद है वो प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है हिस्टोजन थ्योरी के बारे में। उसके बाद तीसरी थ्योरी आती है ट्यूनिका कॉर्पस वाद या ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर या फेमस थ्योरी है वो यही है और सबसे ज़्यादा इसको पूरे वर्ल्ड के अंदर एक्सेप्ट किया जाता है कि जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है उसकी स्ट्रक्चर को या उसके ऑर्गेनाइजेशन को या उसके संगठन को ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी के द्वारा हम लोग पूरी तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट थ्योरी है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो पूछा जा सकता है आपसे। तो ये जो वाद या थ्योरी है ये किसके द्वारा दी गई थी, ये दी थी श्मिट ने। कब दी थी भी 1924 के अंदर, 1924 में ये थ्योरी दी थी। ये जो थ्योरी है या वाद जो है वो किस पर निर्भर करती है या किस पर आधारित है, ये है विभाजन तल पर आधारित। ठीक है, यानी प्लेन ऑफ डिवीजन के ऊपर ये बेस्ड होती है। किस प्रकार से बेस्ड है ये हम लोग देखेंगे। इस वाद के अनुसार, ये जो थ्योरी है इसके अनुसार जो प्ररोह का शीर्षस्थ विभज्योतक होता है, यानी कि जो शूट का जो एपिकल मेरिस्टेम होता है वो दो जोन्स के अंदर विभेदित रहता है या दो क्षेत्रों के अंदर डिफरेंशिएटेड रहता है। और इन क्षेत्रों के नाम क्या हैं भी, ट्यूनिका और कॉर्पस। तो ट्यूनिका व कॉर्पस ये दो जोन्स के अंदर विभेदित रहता है या डिफरेंशिएटेड रहता है और इनका जो भविष्य है या इनका जो फ्यूचर है वो पहले से ही डिसाइडेड होता है या पहले से ही निर्धारित होता है। अब ये दो जोन्स कौन कौन से होते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जोन है ट्यूनिका। तो ट्यूनिका की अगर अपने बात करें तो इसके अंदर आप देख सकते हो भी ये मेरिस्टेम है और इसमें सबसे बाहर वाली जो लेयर है या सबसे बाहर वाली जो परत है वो क्या कहलाती है, अभी ट्यूनिका कहलाती है। ठीक है, अब ट्यूनिका के अंदर जो कोशिकाएं होंगी वो किस प्रकार के डिवीजन या विभाजन शो करेंगी, केवल और केवल एंटीक्लाइनल डिवीजन यानी कि अपनत्व विभाजन जो है वो प्रदर्शित करेंगी। तो आप देख सकते हो इस प्रकार से कोशिकाएं अपनत्व विभाजन शो करती हैं जिससे एक ही लेयर के अंदर कोशिकाओं की संख्या बढ़ती है। अब ये जो ट्यूनिका है इसका फ्यूचर क्या होता है या इसका भविष्य क्या होता है, तो ये आगे चलकर क्या बनाती है, अभी अधिचर्म या एपिडर्मिस का निर्माण करती है। तो ये ट्यूनिका आगे चलकर क्या बनाएगी, एपिडर्मिस बनाएगी। तो ये इसका फ्यूचर है या फेट है। उसके बाद कॉर्पस की बात कर लेते हैं। तो ट्यूनिका के ठीक नीचे कॉर्पस लेयर उपस्थित होती है। इस कॉर्पस के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं वो ऑल प्लेन्स के अंदर डिवीजन शो करती हैं, यानी कि सभी तलों में ये विभाजन प्रदर्शित करती हैं। और इस कॉर्पस का फ्यूचर क्या होता है आप लोग देख सकते हो, ऑल प्लेन्स के अंदर डिवीजन शो करेंगी जिससे सेल्स का मास बनता है या कोशिकाओं का समूह बनता है। तो ये कॉर्पस हो जाएगा। इस कॉर्पस का फ्यूचर क्या है अभी, यंग स्टेम थिकनेस, यानी कि तरुण अवस्था के अंदर यंग स्टेज के अंदर जो स्टेम की थिकनेस होती है या तने की जो मोटाई होती है वो किसकी वजह से होती है, कॉर्पस की वजह से होती है। तो इसके लिए ये उत्तरदायी होती है या रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है अभी कॉर्पस के बारे में। अब अपने बात करें कि ये जो ट्यूनिका व कॉर्पस जोन्स हैं या क्षेत्र हैं ये कौन से प्लांट्स में पाए जाते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना लगभग सभी अनावर्त बीजी व आवर्त बीजी पौधों में ये क्षेत्र पाए जाते हैं, है ना। यानी कि ऑलमोस्ट जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं उन सभी में और जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं उन सभी प्लांट्स के अंदर ये जो जोन्स हैं या क्षेत्र हैं यानी ट्यूनिका व कॉर्पस दोनों के दोनों पाए जाते हैं। इसलिए हम लोग इस थ्योरी को या इस वाद को सर्वमान्यवाद यानी यूनिवर्सल थ्योरी मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी ही अधिकांश पौधों के अंदर यानी मोस्ट ऑफ द प्लांट्स के अंदर जो शूट एपिकल मेरिस्टेम होता है या प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक होता है उसके संगठन के बारे में या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करती है या उसको समझाती है। अब एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है फोस्टर, है ना। फोस्टर ने क्या किया अभी, एक प्लांट का अध्ययन किया, एक प्लांट की स्टडी की और ये बताया कि जो कॉर्पस होता है ना, कॉर्पस जो जोन होता है या क्षेत्र होता है वो आगे 5 क्षेत्रों में
विभेदित होता है, यानी कि आगे 5 जोन्स के अंदर ये डिफरेंशिएटेड होता है। तो फोस्टर ने कौन से प्लांट की स्टडी की थी, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इस प्लांट का नाम है भी जिंको बायलोबा। तो जिंको बायलोबा जो है, इसको हम लोग कॉमनली या सामान्य नाम इसका क्या है भी, मेडन हेयर ट्री, है ना, इसको मेडन हेयर ट्री भी बोलते हैं। ये एक जीवित जीवाश्म है, यानी कि लिविंग फॉसिल है। लिविंग फॉसिल क्या होता है भी, एक ऐसा प्लांट, है ना, या एक ऐसा जीव जिसकी क्लास के या जिसके वर्ग के बाकी सभी के सभी जो मेंबर्स हैं या सदस्य हैं वो विलुप्त हो चुके हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और केवल वही एक मेंबर या सदस्य बचा है, तो वो क्या कहलाता है, लिविंग फॉसिल या जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो यहाँ पे जो जिंको बायलोबा है, इसका जो वर्ग होता है या इसकी जो क्लास होती है, जिंगोएल्स बोल देते हैं उसको। तो जिंगोएल्स जो ऑर्डर है ना, जो गण है, उसके जितने भी अदर प्लांट्स थे या अन्य पौधे थे, वो सारे के सारे विलुप्त हो चुके हैं, केवल एक जिंगो बायलोबा ही बचा है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल बोल देते हैं। तो इसका कॉमन नेम क्या है, मेडन हेयर ट्री। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ भी, जिंगो बायलोबा जो है ये बौद्ध धर्म का धार्मिक वृक्ष है, ठीक है, रिलीजियस ट्री है, जो बौद्ध रिलीजन होता है उसका, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने इस जिंको बायलोबा जो वृक्ष है या ट्री है, इसके नीचे बैठकर तपस्या की थी, है ना, इसलिए ये बौद्ध धर्म का धार्मिक वृक्ष बन गया। अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू धर्म जो है उसका धार्मिक वृक्ष कौन सा है, हिंदू रिलीजन का रिलीजियस ट्री कौन सा है अभी, तो वो है पीपल, ठीक है। और पीपल का बॉटनिकल नेम क्या होता है अभी, फाइकस रिलीजियोसा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो फोस्टर ने जिंगो बायलोबा का अध्ययन किया, इसकी स्टडी की, और यह बताया कि कॉर्पस जो है वो आगे 5 जोन्स के अंदर या 5 क्षेत्रों के अंदर विभेदित होता है। तो ये 5 जोन्स कौन कौन से हैं अभी, इनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं। सेंट्रल जोन, ट्रांसवर्स जोन, पेरिफेरल जोन, पिथ रिब जोन एंड प्रोमेरिस्टेम जोन। प्रोमेरिस्टेम जोन जो है इसको प्रोकैम्बियम जोन भी कहा जाता है। अब इसको हम लोग एक डायग्राम से समझ लेते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा होगा अभी, ये सबसे बाहर वाली लेयर है जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं अभी, ट्यूनिका बोल देते हैं, और ये बीच वाला जो पार्ट है ये सारे का सारा कॉर्पस है। अब इस कॉर्पस के अंदर अलग अलग जोन्स बने हुए हैं। देखो सेंट्रल जोन, ये रहा सेंट्रल जोन, और सेंट्रल जोन जो है वो बिल्कुल जुड़ा हुआ रहता है किसके साथ, ट्रांसवर्स जोन के साथ, और ट्रांसवर्स जोन से फिर 3 जोन्स जुड़े हुए रहते हैं। पेरिफेरल जोन, ये वाला पेरिफेरल जोन है, ये वाला जो है वो भी पेरिफेरल जोन है, ठीक है। इसके अलावा बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ये है पिथ रिब जोन, ठीक है। और पेरिफेरल जोन जो है उसके बिल्कुल नीचे की तरफ होता है प्रोमेरिस्टेम जोन, या इसको प्रोकैम्बियम जोन भी बोल देते हैं। तो इस तरफ भी प्रोकैम्बियम जोन है और इस तरफ भी प्रोकैम्बियम या प्रोमेरिस्टेम जोन उपस्थित है। तो ये 5 जोन्स हैं या क्षेत्र हैं किसके, कॉर्पस के। तो ये किसके अंदर होता है अभी, जिंगो बायलोबा के अंदर, जो एपिकल मेरिस्टेम होता है शूट का, उसके अंदर, कॉर्पस के अंदर ये जोन्स जो हैं या ये जो क्षेत्र हैं वो देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो पांचों के पांचों क्षेत्र हैं या 5 जोन्स जो हैं, ये लगभग सभी अनावर्त बीजी व आवर्त बीजी पौधों में पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो 5 जोन्स हैं ये ऑलमोस्ट ऑल जिम्नोस्पर्म प्लांट्स जो होते हैं और जो ऑल एंजियोस्पर्म प्लांट्स होते हैं, उन सभी प्लांट्स के अंदर ये जोन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है अभी। इसके अलावा एक मोनोकोट प्लांट होता है, एक बीजपत्री पौधा होता है जिसका नाम है ज़ैंथोरोइया। ज़ैंथोरोइया जो है ये एक आर्बोरिसेंट ट्री है। इसका क्या मतलब है अभी, किसी दूसरे ट्री के ऊपर ये ग्रो करता है या वृद्धि करता है, इसलिए इसको क्या बोल देते हैं, आर्बोरिसेंट ट्री बोल देते हैं। तो इस ज़ैंथोरोइया के अंदर इन 5 जोन्स के अतिरिक्त, यानी कि ये 5 जोन्स तो हैं जो हमने ऊपर बताए हैं, इनके अलावा भी एक और जोन होता है। कहाँ पर होता है ये, ट्यूनिका व कॉर्पस के मध्य एक अतिरिक्त क्षेत्र और पाया जाता है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या बोल देते हैं अभी, ट्रांजिशनल जोन बोल देते हैं, ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये ट्यूनिका लेयर है और ये कॉर्पस लेयर है, और इस ट्यूनिका व कॉर्पस के मध्य एक जोन जो है वो उपस्थित है, और इस जोन का नाम क्या है, ट्रांजिशनल जोन, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये सिर्फ ज़ैंथोरोइया की ही खास बात है, ठीक है, और किसी प्लांट में आपको ये ट्रांजिशनल जोन देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी हम लोग करेंगे
मेंटल एंड कोर वाद, या इसको मेंटल एंड कोर थ्योरी भी बोल देते हैं। तो ये जो थ्योरी या वाद है ये चाइनीज साइंटिस्ट थे, यानी चीन के रहने वाले वैज्ञानिक थे, जिनके नाम आपको ध्यान में रखने हैं, पोफाम एंड चैन। इन दोनों वैज्ञानिकों के द्वारा ये जो थ्योरी है मेंटल एंड कोर थ्योरी ये प्रस्तुत की गई थी। इन्होंने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की, इन्होंने क्या किया भी, केवल ट्यूनिका व कॉर्पस के नाम को परिवर्तित कर दिया, यानी इनके जो नेम्स थे उनको चेंज कर दिया। ठीक है, इन्होंने जो ट्यूनिका थी उसको क्या कहा, मेंटल कहा, और जो कॉर्पस थी उसको क्या कहा, कोर कहा। ठीक है, तो इस तरह से डायग्राम में आप देख सकते हो, ट्यूनिका की जगह पे मेंटल लिखा हुआ है और कॉर्पस की जगह पे कोर लिखा हुआ है। बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं सेल्स की या कोशिकाओं की वो सेम रहती हैं। ठीक है, तो ये है भी मेंटल एंड कोरवाद या मेंटल एंड कोर थ्योरी। उसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो है वो आती है हिस्टोजेनिक परतवाद, या इसको हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी भी बोल देते हैं। ये थ्योरी किसके द्वारा दी गई थी भी, ये दी गई थी डर्मन के द्वारा, है ना। तो इस वैज्ञानिक का नाम आपको ध्यान में रखना है। इसने क्या किया भी, जो हिस्टोजेनिक लेयर्स होती हैं यानी कि हिस्टोजन जो परतें होती हैं उनको केवल नंबरिंग दी थी या केवल संख्या दी थी, है ना। तो हिस्टोजेनिक लेयर्स कौन कौन सी होती हैं अभी, तो ये होती हैं डर्मेटोजन, पेरिब्लम और प्लूरोम। डर्मेटोजन को उसने क्या कहा, लेयर फर्स्ट कहा, पेरिब्लम को इसने लेयर सेकंड कहा, और प्लूरोम जो है इसको इसने लेयर थर्ड कहा। तो इस डायग्राम के अंदर आप लोग देख सकते हो, सबसे बाहर वाली लेयर लेयर फर्स्ट, उसके बाद नीचे वाली लेयर लेयर सेकंड, और सबसे अंदर वाली लेयर लेयर थर्ड कहलाती है। ठीक है, तो ये हिस्टोजेनिक परतवाद या हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी है जो कि डर्मन के द्वारा दी गई थी। उसके बाद नेक्स्ट आता है अभी फ्रेंच स्कूल वाद, या इसको बोल देते हैं फ्रेंच स्कूल कंसेप्ट। इसका एक और नाम भी है, इसको हम लोग मैरिस्टीम डी अटेंटे कंसेप्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फ्रेंच यानी फ्रांस के अंदर वैज्ञानिकों के द्वारा, यानी फ्रांसीसी वैज्ञानिकों के द्वारा ये जो थ्योरी है वो प्रस्तुत की गई थी। तो दो वैज्ञानिकों के नाम इसमें आपको ध्यान में रखने हैं, बोवट व प्लांट फॉल। तो ये जो थ्योरी है इसका जो आइडिया है या इसका जो विचार है वो किसके द्वारा दिया गया था, बोवट के द्वारा दिया गया था। लेकिन बोवट ने सिर्फ आइडिया दिया था, बाद के अंदर जो प्लांट फॉल था उसने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत सारे प्रयोग किए, और उन प्रयोगों के आधार पर या एक्सपेरिमेंट्स के बेस पर इस थ्योरी को उन्होंने प्रस्तुत किया। इसलिए हम लोग ये मान सकते हैं कि ये जो थ्योरी है इसको देने का जो श्रेय है या जो इस थ्योरी को देने का क्रेडिट है वो किसको जाता है, प्लांट फॉल को जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्लांट फॉल ने जो एक्सपेरिमेंट्स किए थे वो किस पर आधारित थे, तो प्लांट फॉल ने हिस्टोकेमिकल टेस्ट व माइटोटिक इंडेक्स के आधार पर इस थ्योरी को प्रस्तुत किया था। अब ये हिस्टोकेमिकल टेस्ट क्या होता है, माइटोटिक इंडेक्स क्या होता है, ये हम लोग आगे इस थ्योरी के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको फिलहाल सिर्फ इतना ही ध्यान रखना है कि इन दोनों टेस्ट्स के ऊपर ये थ्योरी जो थी वो आधारित थी। ये जो थ्योरी है वो क्या कहती है इस थ्योरी के अनुसार जो ट्यूनिका व कॉर्पस होते हैं उसमें से प्रत्येक, यानी ट्यूनिका भी और कॉर्पस भी, आगे दो क्षेत्रों में बंटा रहता है। ठीक है, अब ये दो क्षेत्र कौन कौन से हैं ट्यूनिका व कॉर्पस के, वो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ट्यूनिका की बात करें तो ट्यूनिका के ये जो दो जोन्स हैं उनके नाम क्या हैं, एक है एन्यू इनिशियल्स, या इसका नाम मेरिस्टीम स्पोरोजीन भी है। ठीक है, और दूसरा है अभी डी अटेंटे जोन। तो ये दो जोन्स हैं किसके, ट्यूनिका के। उसी प्रकार से कॉर्पस जो है वो भी आगे दो जोन्स के अंदर डिफरेंशिएटेड होता है या विभेदित होता है। तो कॉर्पस के दो जोन्स के नाम क्या हैं, मेरिस्टीम रिसेप्टिकुलर और दूसरा है मेरिस्टीम मेडुलर। तो ये दोनों जोन्स किसके हैं, अभी कॉर्पस के हैं। अब इसको हम लोग डायग्राम से देखेंगे। तो इस डायग्राम में देख सकते हो ये बाहर वाली जो लेयर या परत है इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, ट्यूनिका बोल देते हैं। तो ट्यूनिका के अंदर दो जोन्स दिख रहे होंगे आपको, एक तो ये ऊपर वाला जोन है जिसका नाम क्या पड़ा, एन्यू इनिशियल्स, या इसको क्या बोलते हैं अभी, मेरिस्टीम स्पोरोजीन। और ये नीचे वाला जो जोन्स है इसको क्या बोल देते हैं, डी अटेंटे जोन। जो डी है उसको फ्रेंच के अंदर या फ्रेंच लैंग्वेज के अंदर इस प्रकार से लिखा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद ये सेंटर वाला जो पार्ट है ये क्या कहलाता है, कॉर्पस कहलाता है। तो कॉर्पस को भी फिर आगे दो जोन्स के अंदर डिफरेंशिएटेड किया गया है। ऊपर वाला जो भाग है इसका वो कहलाता है मेरिस्टीम रिसेप्टिकुलर, और जो नीचे वाला इसका जोन है वो कहलाता है मेरिस्टीम मेडुलर।
ठीक है। तो इस प्रकार ट्यूनिका व कॉर्पस में से प्रत्येक आगे 2 जोन्स के अंदर डिफरेंशिएटेड होते हैं। अब एक्टिविटी या सक्रियता की अगर अपने बात करें तो कॉर्पस के जो दोनों क्षेत्र होते हैं यानी मेरिस्टीम रिसेप्टिकुलर और मेरिस्टीम मेडुलर, ये दोनों किसके क्षेत्र हैं, किसके जोन्स हैं, कॉर्पस के। तो कॉर्पस के जो दोनों जोन्स हैं या क्षेत्र हैं वो हमेशा सक्रिय रहते हैं या हमेशा एक्टिव रहते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब इसकी जो कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं वो लगातार बिना रुके विभाजन करती रहती हैं या सेल डिवीजन करती रहती हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हमेशा सक्रिय रहेंगे। लेकिन जो ट्यूनिका है, ट्यूनिका के जो दोनों क्षेत्र हैं उनकी एक्टिविटी या सक्रियता जो है वो मैच्योरिटी स्टेज पर या परिपक्वता अवस्था के ऊपर निर्भर करती है। किस प्रकार से निर्भर करेगी वो हम लोग देख लेते हैं। तो ट्यूनिका के दोनों क्षेत्र या जोन्स निम्न प्रकार से सक्रियता दर्शाते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मैच्योरिटी की स्टेज कौन सी है, अभी कायिक अवस्था है यानी कि वेजिटेटिव स्टेज है। यानी इस स्टेज के अंदर जो पौधा है वो केवल और केवल कायिक वृद्धि करेगा, केवल वेजिटेटिव ग्रोथ करेगा। तो कायिक अवस्था में क्या होता है, जो ट्यूनिका का एन्यू इनिशियल्स है वो तो सक्रिय रहता है यानी कि इसकी कोशिकाएं लगातार विभाजन करती रहती हैं। लेकिन जो डी अटेंटिव जोन है ट्यूनिका का वो निष्क्रिय रहता है यानी कि इनएक्टिव रहता है, यानी इसकी सेल्स विभाजन नहीं करती हैं या रुकी रहती हैं, ठीक है। सेल डिवीजन नहीं होता डी अटेंटिव जोन के अंदर। लेकिन जब फ्लावरिंग स्टेज आती है ना, पुष्पन अवस्था आती है यानी रिप्रोडक्टिव स्टेज आती है, तो उस टाइम पर ट्यूनिका के दोनों जोन्स की जो एक्टिविटी है वो रिवर्स हो जाती है यानी कि विपरीत हो जाती है। कैसे विपरीत होगी, तो पुष्पन अवस्था में या फ्लावरिंग स्टेज के अंदर फ्लावर्स का फॉर्मेशन करना होता है या पुष्पों का निर्माण करना होता है। तो पुष्पों के निर्माण के लिए मेरिस्टेम जो है वो अपनी सक्रियता को परिवर्तित कर लेता है, ट्यूनिका का जो मेरिस्टेम होता है। अब एन्यू इनिशियल्स क्या होता है, अभी निष्क्रिय हो जाता है। पहले एन्यू इनिशियल क्या था, सक्रिय था या एक्टिव था। अब ये एन्यू इनिशियल क्या हो जाएगा, निष्क्रिय या इनएक्टिव हो जाएगा, यानी कि इसकी जो सेल्स हैं वो विभाजन करना छोड़ देंगी यानी सेल डिवीजन करना छोड़ देंगी। डी अटेंटिव जोन पहले क्या था, अभी निष्क्रिय था या इनएक्टिव था। अब ये कैसा हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा या एक्टिव हो जाएगा। इसका मतलब इसकी जो कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं वो विभाजन करना शुरू कर देंगी ताकि फ्लावर्स का फॉर्मेशन किया जा सके या पुष्पों का निर्माण किया जा सके, ठीक है। तो ये एक्टिविटी के बारे में आपको जरूर ध्यान में रखना है। लेकिन फ्रांस को छोड़कर, है ना, अगर अपने फ्रांस से आउटसाइड चले जाएं दुनिया के अन्य देशों में यानी कि वर्ल्ड की जो अदर कंट्रीज हैं वहाँ पर जाकर जब हम ये परीक्षण करते हैं यानी कि हिस्टोकेमिकल टेस्ट एंड माइटोटिक इंडेक्स देखते हैं या टेस्ट करते हैं पौधों के अंदर या प्लांट्स के अंदर, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ट्यूनिका में ये दोनों के दोनों क्षेत्र हमें नहीं मिलते हैं। फ्रांस के अंदर जो पौधे हैं उनमें तो ये मिल जाते हैं, लेकिन फ्रांस के बाहर के जो पौधे हैं, है ना, अदर कंट्रीज के जो प्लांट्स हैं उनमें ट्यूनिका के अंदर ये दोनों के दोनों जोन्स या क्षेत्र नहीं मिलते, ठीक है। इससे एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है, ठीक है। ये निष्कर्ष क्या है, अभी जो साइंटिस्ट्स हैं या वैज्ञानिक हैं वो ये मानते हैं कि फ्रांस के अंदर जो एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं या वातावरणीय दशाएं हैं वो ऐसी पाई जाती हैं कि पौधों के अंदर ट्यूनिका में 2 क्षेत्र विकसित हो जाते हैं, यानी कि ट्यूनिका के अंदर 2 जोन्स जो हैं वो डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। जबकि अदर कंट्रीज के अंदर एनवायरमेंटल कंडीशंस या वातावरणीय दिशाएं ऐसी नहीं होती हैं, इस वजह से उनमें ट्यूनिका के अंदर ये जो 2 जोन्स हैं वो दिखाई नहीं देते, ठीक है। इसलिए ये जो थ्योरी है ये एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी है या एक विवादास्पद वाद है, यानी कि इसके ऊपर विवाद चल रहा है। कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि ये जो थ्योरी है वो एक्सेप्टेड है या एक्सेप्ट किया जाना चाहिए इसको, और कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसको रिजेक्ट किया जाना चाहिए। तो इसके ऊपर कंट्रोवर्सी या विवाद चल रहा है। तो अर्थात ये जो थ्योरी है ना तो इसे मान्य किया गया है, ना तो इसे एक्सेप्ट किया गया है, और न ही इसे अमान्य किया गया है, यानी कि ना ही इसे रिजेक्ट किया गया है। इसलिए इसको एक कंट्रोवर्शियल थ्योरी या विवादास्पद वाद जो है वो माना जाता है। अब एक टर्म जो है वो आपको सीखनी है कि हिस्टोकेमिकल टेस्ट क्या होता है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, अभी प्लांट का जो मेरिस्टेम जोन होता है वहाँ से हम लोग टिश्यू लेते हैं या उत्तक लेते हैं, और उसका हम लोग स्टेनिंग के बाद या उसको अभिरंजित करके उसका सूक्ष्मदर्शीय अध्ययन किया जाता है, यानी कि माइक्रोस्कोपिक स्टडी की जाती है। सूक्ष्मदर्शी या माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर उसकी स्टडी की जाती है, और उससे और यह क्या देखा जाता है,
यह देखा जाता है कि जो सेल्स हैं या कोशिकाएं हैं उनके अंदर जो जीव द्रव्य है वो सघन है या नहीं, है ना। जो प्रोटोप्लाज्म है वो कंडेंस डेंस है या नहीं है ना। अब इसका क्या मतलब है अभी, जो मेरिस्टेम सेल्स होती हैं या जो विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं, अगर वो लगातार विभाजन कर रही हैं, अगर वो सक्रिय हैं, है ना, तो क्या होगा भी, उनके अंदर का जो जीव द्रव्य होगा या कोशिका द्रव्य होगा वो कैसा होगा, सघन होगा या डेंस होगा। क्यों होगा, प्रोटीन के निर्माण की वजह से, क्योंकि जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म होता है उसके अंदर नई नई प्रोटीन्स का निर्माण होता है जब कोशिका विभाजन चल रहा होता है तो, ठीक है, इसलिए उनका जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म क्या हो जाता है, सघन हो जाता है, ठीक है। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं, केंद्रक बड़े आकार का व गहरा है या नहीं, जो न्यूक्लियस है वो लार्ज साइज का है और डार्क है या नहीं, ये भी हम लोग देखते हैं माइक्रोस्कोपिक स्टडी में या सूक्ष्मदर्शीय अध्ययन के अंदर। तो अगर विभज्योतक की कोशिकाएं लगातार विभाजन कर रही होंगी तो इनका जो केंद्रक है या जो न्यूक्लियस है वो बड़े आकार का होगा और डार्क होगा। क्यों होगा, क्योंकि कोशिका विभाजन जब हो रहा होता है तब कोशिका चक्र यानी सेल साइकिल की जो एस फेज होती है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन होता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन होने की वजह से जो गुणसूत्रों की संख्या है वो दोगुनी हो जाती है या डबल हो जाती है। डबल होने की वजह से केंद्रक का आकार यानी न्यूक्लियस का जो साइज है वो बढ़ जाता है और न्यूक्लियस जो है वो डार्क कलर का या गहरे रंग का दिखाई देने लगता है, ठीक है। और अगर कोशिकाएं जो है वो विभाजन नहीं कर रही होंगी तो केंद्रक जो है वो छोटे आकार का होगा, न्यूक्लियस स्मॉल साइज का होगा। इसका मतलब जो विभज्योतक है यानी जो मेरिस्टेम है वो कैसा होगा, इनएक्टिव होगा या निष्क्रिय होगा। इस आधार पर, इसके बेस पर बाद में क्या किया गया, भी विभज्योतक उत्तक की सक्रियता का निर्धारण किया गया, यानी कि जो मेरिस्टेम है उसकी एक्टिविटी का एक्टिविटी को डिटरमाइन किया गया या उसको डिसाइड किया गया, ठीक है। और फिर जो ट्यूनिका व कॉर्पस की जो जोन्स हैं, है ना, उनकी एक्टिविटी के बारे में बताया गया और उन जोन्स के नाम जो हैं यानी जो उनकी नेमिंग है वो की गई, ठीक है। तो ये हिस्टोकेमिकल टेस्ट होता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है अभी। उसके बाद दूसरा आता है माइटोटिक इंडेक्स। माइटोटिक इंडेक्स का मतलब क्या है अभी, समसूत्री विभाजन की दर के आधार पर, यानी कि जो कोशिकाएं हैं या सेल्स हैं वो कितनी स्पीड से, है ना, या कितनी तेजी से समसूत्री विभाजन कर रही हैं या माइटोटिक डिविजन्स कर रही हैं, उसके आधार पर जो विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं यानी कि जो मेरिस्टेम सेल्स होती हैं उनके लिए एक इंडेक्स बनाया जाता है ना, यानी कि एक टेबल बनाया जाता है। उस इंडेक्स के अंदर या टेबल के अंदर जो समसूत्री विभाजन की दर होती है यानी कि जो माइटोसिस की जो रेट होती है उसके लिए अलग अलग वैल्यूज जो हैं वो डिसाइड की जाती हैं या अलग अलग मान निर्धारित किए जाते हैं, ठीक है। जो विभज्योतक कोशिकाएं होती हैं यानी मेरिस्टेम सेल्स होती हैं यानी कि जो लगातार विभाजन कर रही होती हैं, है ना, हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, एक्टिव या सक्रिय कोशिकाओं की बात कर रहे हैं जो लगातार विभाजन कर रही हैं, उनके लिए जो माइटोटिक इंडेक्स है ना, उसकी वैल्यू हाई होती है यानी उसका मान जो है वो उच्च होता है। जबकि जो स्थायी कोशिकाएं होती हैं यानी कि जो मेरिस्टेम की ऐसी कोशिकाएं होती हैं जो निष्क्रिय अवस्था में पड़ी हुई होती हैं, जो विभाजन नहीं कर रही होती हैं, उनके लिए जो माइटोटिक इंडेक्स है उसकी वैल्यू लो आती है या उसका मान जो है वो कम होता है, ठीक है। तो ये होता है अभी माइटोटिक इंडेक्स जो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद लास्ट में हम लोग जो थ्योरी या वाद करने वाले हैं वो है न्यूमैन का वाद, ठीक है। इसको न्यूमैन्स कंसेप्ट भी बोल देते हैं, इसको मॉडर्न कंसेप्ट भी बोला जाता है, मॉडर्न थ्योरी भी कहते हैं इसको, या आधुनिक वाद भी कहा जाता है, क्योंकि आजकल जो है इसी थ्योरी को एक्सेप्ट किया जाता है कुछ साइंटिस्ट के द्वारा। ये जो थ्योरी है या वाद है ये प्ररोह शिखागर के प्रकार पर आधारित है, यानी कि जो शूट एपेक्स होता है उसका टाइप किस प्रकार का है उसके ऊपर ये बेस्ड है। तो इस थ्योरी के अनुसार, इस वाद के अनुसार, जो प्ररोह शीर्षस्थ विभज्योतक होता है यानी कि शूट एपिकल मेरिस्टम जो होता है वो 3 प्रकार का होता है ना, यानी शूट एपेक्स 3 प्रकार का होता है इस थ्योरी के अनुसार। तो इनका नाम क्या है अभी, मोनोप्लेक्स, सिंप्लेक्स एंड डुप्लेक्स, है ना। ये क्या होते हैं इनके बारे में हम लोग देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले अगर अपने मोनोप्लेक्स की बात करें तो मोनोप्लेक्स क्या कहता है अभी, प्ररोह शिखागर पर यानी जो शूट एपेक्स होता है उसके ऊपर एक टेट्राहेड्रल शेप्ड सेल पाई जाती है, एक चतुष्फलकीय कोशिका पाई जाती है जिसके समसूत्री विभाजन के द्वारा यानी कि जिसके माइटोसिस के द्वारा प्ररोह की वृद्धि होती है यानी कि शूट की ग्रोथ होती है,
ठीक है। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो ये शूट एपेक्स है या प्ररोह शिखाग्र है और इसके ऊपर एक एपिकल सेल है या शीर्ष कोशिका है जो कि कैसी है, चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल शेप्ड है। ये समसूत्री विभाजन करेगी, कोशिका विभाजन करेगी और इसके विभाजन से जो शूट एपेक्स है या प्ररोह शिखाग्र है या शूट या प्ररोह है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ करता जाएगा या वृद्धि करता जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार की जो चतुष्फलकीय कोशिका है या इस प्रकार की जो टेट्राहेड्रल शेप्ड सेल है वो किसमें देखने को मिलती है, अभी फर्न्स के अंदर, है ना। तो इसका उदाहरण आपको ध्यान में रखना है, फर्न्स। फर्न्स क्या होती हैं, अभी टेरिडोफाइट्स के अंदर आती हैं। ठीक है। तो टेरिडोफाइट्स बोल सकते हो या फर्न्स बोल सकते हो, एक ही बात है। तो ये है अभी सबसे पहला टाइप मोनोप्लेक्स। उसके बाद दूसरा टाइप आता है सिंप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स क्या कहता है, ये कहता है कि प्ररोह शिखाग्र पर यानी कि जो शूट एपेक्स होता है उसके ऊपर एक आयताकार कोशिका पाई जाती है या एक रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल पाई जाती है। ठीक है। अब ये जो रेक्टेंगुलर शेप सेल है आप लोग देख सकते हो इस प्रकार से, ये एक रेक्टेंगुलर शेप्ड या आयताकार सेल है, एपिकल सेल या शीर्ष कोशिका है, जिसके पार्श्वों से विभाजन करने पर सतह की वृद्धि होती है। ये जो सेल है अगर ये लेटरल साइड से सेल डिवीजन करती है, लेटरल साइड कौन सा हो गया, ये वाला देख सकते हो, लेटरल वाला। तो इस साइड से अगर ये सेल डिवीजन करती है तो कहता है कि सरफेस की ग्रोथ होती है या सतह की वृद्धि होती है। तो आप लोग देख सकते हो सरफेस ग्रोथ होगी, सतह की वृद्धि होगी, और नीचे की ओर विभाजन करने पर मोटाई में वृद्धि होती है। ठीक है। अगर ये लोअर साइड में इस तरह से देख सकते हो नीचे की ओर, या इसको बोल देते हैं सुपरफिशियल साइड की ओर, अगर ये ग्रोथ करती है या हम कह सकते हैं सेल डिवीजन या कोशिका विभाजन करती है, तो इससे क्या होगा, अभी जो थिकनेस है या मोटाई होती है ना, स्टेम की या तने की, उसके अंदर इंक्रीज होगा या उसके अंदर वृद्धि होगी। ठीक है। तो इस प्रकार की जो रेक्टेंगुलर शेप्ड या आयताकार कोशिका है वो किसमें पाई जाती है, अभी अनावर्त बीजी पौधों के अंदर, यानी कि जो जिम्नोस्पर्म प्लांट्स होते हैं उनमें इस प्रकार का जो शूट एपेक्स है यानी जो प्ररोह शिखाग्र है वो पाया जाता है, सिंप्लेक्स टाइप का। ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद तीसरा है भी डुप्लेक्स। तीसरा टाइप आता है शूट एपेक्स का, डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स क्या कहता है भाई, ये कहता है कि जो प्ररोह शिखाग्र होता है या शूट एपेक्स होता है उसके ऊपर दो रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स होती हैं, है ना, दो आयताकार कोशिकाएं होती हैं, और ये दोनों की दोनों कोशिकाएं या जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड होती हैं या अध्यारोपित होती हैं, है ना। किस प्रकार से अध्यारोपित होती हैं ये हम लोग डायग्राम से देखेंगे। तो इस डायग्राम के अंदर आप देख सकते हो दो आयताकार या रेक्टेंगुलर शेप्ड सेल्स हैं जो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज्ड हैं या अध्यारोपित हैं। इनमें से जो ऊपर वाली कोशिका होती है यानी कि जो अपर सेल होती है वो केवल पार्श्वों से विभाजन करती है, यानी कि केवल लेटरल साइड से ही उसमें सेल डिवीजन होगा, जिससे क्या होगा, अभी सरफेस की ग्रोथ होगी यानी कि सतह की वृद्धि होती है। तो आप लोग देख सकते हो ये वाली जो अपर सेल है या ऊपर वाली जो कोशिका है वो केवल लेटरल साइड से यानी पार्श्वों से ही केवल विभाजन करेगी, जिससे क्या होगा, अभी सरफेस की ग्रोथ होगी या सतह की वृद्धि होती है। नीचे वाली जो कोशिका होती है यानी जो लोअर सेल होती है उसके पार्श्वों से विभाजन करने पर, यानी कि अगर वो लेटरल साइड से डिवीजन करती है या विभाजन करती है तो उससे क्या बनता है, अभी भरण उत्तक का निर्माण होता है, यानी कि जो ग्राउंड टिश्यू है उसका फॉर्मेशन होगा। आप लोग देख सकते हो ये वाली लोअर सेल है, नीचे वाली कोशिका है, अगर ये लेटरल साइड से पार्श्वों से विभाजन करती है तो इससे क्या होगा, अभी ग्राउंड टिश्यू यानी भरण उत्तक का निर्माण होगा। और अगर ये नीचे वाली कोशिका या लोअर सेल नीचे की ओर विभाजन करती है यानी कि लोअर साइड की ओर अगर ये डिवीजन करती है यानी सुपरफिशियल साइड की ओर अगर ये सेल डिवीजन करती है तो इससे क्या बनेगा, रंभ उत्तक का निर्माण होगा, यानी जो स्टीलर टिश्यू है उसका निर्माण होगा। इसके अंदर जाइलम फ्लोएम वगैरह जो वास्कुलर टिश्यूज होते हैं या संवहनी उत्तक होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है। यहाँ देख सकते हो आप ये नीचे वाली जो कोशिका है लोअर सेल जो है ये अगर नीचे की ओर यानी सुपरफिशियल साइड की ओर ग्रोथ करती है तो इससे क्या बनेगा, स्टीलर टिश्यू या रंभ उत्तक का निर्माण जो है वो होता है। ठीक है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इस प्रकार का जो शूट एपेक्स है या प्ररोह शिखाग्र है डुप्लेक्स टाइप का, वो किसमें पाया जाता है, आवर्तबीजी पौधों के अंदर, यानी जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट्स हैं उनमें इस प्रकार का जो शूट एपेक्स है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है अभी, तो ये था अभी अपना आज का लेक्चर।